नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चाएं करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं क्लास 12 का जो भूगोल है उसका पार्ट 1 यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, उनकी हम यहाँ पर चर्चाएं करने वाले हैं। अब तक के वीडियो में हम लोगों ने चर्चाएं की हुई है राजनीति शास्त्र से, जो कि पार्ट 1 या पार्ट 2 है, जो कि उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उनके चैप्टर 1 के हम लोगों ने क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा हुआ है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है, अगर आपका सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं, आपको वहां पर वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं जो क्लास 12 का ज्योग्राफी है उसके चैप्टर 1 के हम लोग यहाँ पर चर्चाएं करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि पिछले 10 साल में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस चैप्टर से पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि 2015 से लेकर 2025 तक कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे गए हैं, और कितने सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर चर्चाएं करने वाले हैं। और केवल ये इसी वीडियो की हम लोग चर्चाएं नहीं करेंगे, इस वीडियो से संबंधित इस वीडियो के बाद और भी जितने सारे आपको विषय दिखाई देंगे उन विषयों में भी हम लोग चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होंगे एनालिसिस करेंगे। यानी कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछे गए हैं, यानी वो चैप्टर आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हम चर्चाएं यहाँ पर कर लेंगे। तो आइए आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने एक कोटेशन लाइन एज इट इज, हमारा जब भी वीडियो स्टार्ट होता है तो आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइन होती है, यानी संघर्ष ही जीवन का सार है। संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई भी सफलता नहीं मिलती है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है और आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो आपको कभी भी सफलता मिलने वाली नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप केवल सपने देख रहे हैं और सपनों को पाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको सफलताएं मिलने वाली नहीं है। अगर आप अभी 6 घंटे की मेहनत कर ले रहे हैं, अगर अभी आप 6 घंटे की मेहनत कर रहे हैं, तो आप 13 घंटे की मेहनत से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। 6 घंटे की मेहनत कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अभी 6 घंटे की डेली पढ़ाई कर ले रहे हैं, तो आने वाले समय में जो 13 घंटे का मेहनत करना है, आपको जीवन जीने के लिए कंपनी में मेहनत करना है, उससे आप बच जाएंगे। और केवल इस पढ़ाई के माध्यम से ही आप अपने जीवन को एक सर्वोत्तम जीवन में बदल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, किस साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका हमने इस प्रकार से यहाँ पर पीपीटी बनाया है कि पिछले 10 साल से कितने आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कितने इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, ये हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें 2015 की, और ये जो वीडियो होने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे होने वाला है, 2 नंबर के क्वेश्चन पे होने वाला है, तो उसमें अगर हम बात करेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन की यहाँ पर, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे 2015 में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा है, 2016 में इस चैप्टर से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा है, 2017 में भी एक ही क्वेश्चन पूछा है, और 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। 2018 में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। और 2019 की बात करें तो 2019 में भी एक ही क्वेश्चन, 2020 में भी एक ही क्वेश्चन, 2021 में भी एक क्वेश्चन, 2022 में फिर इस चैप्टर से कोई भी 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2023 और 24 की बात करें तो यहाँ पर 3-3 क्वेश्चन क्या किए गए हैं 2023 और 24 में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। और 2025 की बात करें तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या किया गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको केवल समझना यही है, समझना क्या है कि इस चैप्टर से आपको ऑन एन एवरेज 1 से 3 के बीच में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि आपको एक क्वेश्चन फिक्स्ड है कि हर साल इस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन में रहता ही रहता है। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2015 में 2 पूछे गए हैं, 2016 में 2, 2017 में 1, 2018 में 2,
2019 में इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। 2020 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2025 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का अगर हम देखेंगे क्वांटिटी क्या है, तो ये 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज क्या हो रहे हैं कि इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं कि इस चैप्टर से कितने पूछे गए हैं, तो इस चैप्टर से 5 नंबर वाला एक भी क्वेश्चन क्या किया गया है, नहीं पूछा गया है पिछले 9 साल में। 2015 में सिर्फ एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला इस चैप्टर से क्या किया गया है, पूछा गया है। तो आपको बस समझना यही है कि इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में फिक्स्ड है कि इस चैप्टर से आने ही वाला है आपके एग्जाम में, और 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 क्वेश्चन क्या है, फिक्स्ड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आने ही वाला है। तो ये चैप्टर में जो क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव की बात करें या सब्जेक्टिव की बात करें तो वो ज़्यादा क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करने से ज़्यादा 18 से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं, और सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन ही क्या होते हैं, इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो उन 5 से 6 क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 15 से 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। आइए आते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव का प्रकृतिकरण क्या है। मानव का प्रकृतिकरण क्या है, और इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2024 में। कब पूछा गया इस क्वेश्चन को, 2024 में पूछा गया। या ये क्वेश्चन और भी एक तरीके से पूछ सकता है कि मानव के प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव के प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो मानव का प्रकृतिकरण शब्द से ही समझ में आ रहा है कि मानव प्रकृति के अनुरूप जब अपने आप को स्वयं को ढाल ले रहा है, यानी मानव का वहां पर क्या हो जा रहा है, प्रकृतिकरण हो रहा है। जब मानव अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल ले रहा है तो मानव का प्रकृतिकरण वहां पर हो जा रहा है। अब ऐसा होता क्यों था, तो ऐसा अगर प्राचीन समय में जाएंगे, आदि मानव काल में या आदि काल में जाएंगे, आदि मानव के समय में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि किसी भी टेक्नोलॉजी का उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट न होने के कारण लोग अपने जीवन को प्रकृति के अनुरूप ही क्या करते थे, ढाल लेते थे, और साथ ही साथ प्रकृति से भी डरा करते थे, प्रकृति के भयावह कोप से भी वो डरा करते थे, साथ ही साथ वो प्रकृति की भी पूजा करते थे। अब यही जो हमारी अवधारणा है, इसी को हम लोग मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं, इसी को हम लोग मानव को प्रकृतिकरण कहते हैं। अब इसका यहां पर हमने एक आपको सामने मॉडल आंसर भी दिया हुआ है। तो बस आपको समझना यह है कि मानव का प्रकृतिकरण होता क्या है, कि जब मानव अपने आप को स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया है तो वही हमारा मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है, वही हमारा मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। और यहां पर हमने यहां पर मेंशन किया है, क्वेश्चन के आंसर को भी मेंशन किया है। पहले हमने 1-2 लाइन में यहां पर मेंशन किया हुआ है कि किसे कहा जाता है, क्या समझते हैं, क्या उसका अर्थ होता है मानव का प्रकृतिकरण सा। दूसरा यहां पर हमने अगले पैराग्राफ में यहां पर मेंशन किया है कि ऐसा क्यों होता था, मानव अपने आप को प्रकृति के अनुरूप क्यों ढाल लेता था, उसका क्या प्रभाव पड़ता था, क्या वो प्रकृति की पूजा करता था या नहीं करता था, क्या उसे भी हम मानव के प्रकृतिकरण में गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं, ये सब यहां पर हमने मेंशन किया हुआ है। एज इट इज आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर आपने जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ा हुआ है आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की हुई है तो आप इसको यहां पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर मानव का प्रकृतिकरण से तात्पर्य मानव को प्रकृति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने से है, यानी इस लाइन में हमने बताया कि मानव के प्रकृतिकरण का अर्थ क्या होता है। यहां पर हमने बताया कि मानव के प्रकृतिकरण का अर्थ क्या होता है। उसके आगे वाले लाइन में बताएंगे कि यह कब होता था। जैसे प्राचीन काल में प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुरूप अपने आप को क्या कर लिया था, ढाल लिया था। यानी जिस प्रकार से प्रकृति हुआ करती थी उसी प्रकार से अपने आप को मानव ने ढाल लिया था। ऐसा प्राचीन काल समय में देखने को मिलता है। और क्यों? क्योंकि उस समय मानव प्रकृति के भयामय प्रकोप से डरता था और साथ ही प्रकृति की पूजा भी करता था। सतत पोषण हेतु मानव अपने प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। यानी अपना जीवन का विकास करने के लिए मानव पूर्ण रूप से किस पर निर्भर हुआ करता था? प्रकृति पर ही निर्भर हुआ करता था। इस
प्रकार आदि मानव पूर्णतः प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। इस प्रकार आदि मानव पूर्णतः प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित था और इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। यहाँ पर इतना ही हमको क्या करना है, मेंशन करना है, और इतना मेंशन करने के बाद हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपको 30 से 40 शब्द या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं तो 50 शब्दों में ही इसके क्वेश्चन के जो प्रश्न है इसके उत्तर को क्या करना है, आपको लिखना है वहां पे। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे एज इट इज, जिस प्रकार से हम हर वीडियो में बताते हैं, एक जो पेज होता है हमारा हिंदी में लिखा हुआ रहता है उसका मॉडल आंसर, और दूसरे पेज पे हमने उसको इंग्लिश में भी मेंशन किए रहते हैं कि अगर ये इंग्लिश वाले जो मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको लिखना है तो वो किस प्रकार से मॉडल आंसर को देखकर या क्या क्या लिख सकते हैं उसमें, इसकी भी हमने यहाँ पर व्याख्या की हुई है। आते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ दिया कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, या इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका हो गया कि मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए, यानी मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, आप उसके बारे में यहां पर बताइए। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीटेड है, 2015 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी, 2021 में भी, 2023 में, शायद हो सकता है आगे 2026 में भी क्या कर दे, 2026 के यानी इस साल के एग्जाम में भी रिपीट कर दे, आप लोग के भी एग्जाम में रिपीट कर दे। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे मानव भूगोल को अगर हम परिभाषित जब भी करेंगे तो मानव भूगोल के सामान्य अर्थों को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर अगर हम मानव भूगोल यानी जो आपके चैप्टर में, जैसे रेटजल ने क्या कहा हुआ है, एलएनसी सैंपल ने मानव भूगोल को कैसे परिभाषित किया हुआ है, इस प्रकार से अगर कोटेशन दिए गए हैं तो इन कोटेशन के साथ में भी हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं और मानव भूगोल को परिभाषित कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं तो इसका एक्सप्रेशन आपको क्या, इंप्रेशन क्या होगा, आपको एग्जामिनर पे ज्यादा पड़ेगा और एग्जामिनर देखकर ही समझ जाएगा कि जो कॉपी लिखने वाला जो स्टूडेंट है इसने चैप्टर को बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ा हुआ है और फिर जाकर उसने आंसर को क्या किया है, लिखा हुआ है। तो इसलिए आप लोग, हम ज्यादा कहेंगे कि आप लोग इनको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और इन दोनों लोगों को मेंशन कर दीजिएगा वहां पे कि इनके अनुसार मानव भूगोल ये होता है, या फिर एलएनसी सैंपल ने मानव भूगोल के बारे में ये कहा हुआ है। जैसे अगर रेटजल महोदय को हम देखें तो ये बोलते हैं कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यानी कि हमारे और धरातल के बीच का जो संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन है वही हमारा क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। यहां पर ये रेटजल महोदय यही बोलते हैं कि मानव समाजों और धरातल के बीच का जो संबंध है और उन संबंधों का जो अध्ययन कहलाता है वही हमारा मानव भूगोल कहलाता है। जैसे इसी को और इजी वे में एलएनसी सैंपल क्या करती है, परिभाषित करती है, उनका भी हमने यहाँ पे कोट किया है उनको भी, कि जैसे मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अस्थिर होगा यहां पर, अस्थिर पृथ्वी यानी पृथ्वी का जो स्वरूप है वो क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। पृथ्वी कभी भी स्थिर नहीं रहती है। उसी प्रकार जो मानव भी है वो क्रियाशील होता है। इनके बीच का जो संश्लेषित अध्ययन होता है, इनके बीच का जो संबंधों का अध्ययन होता है वही हमारा मानव भूगोल कहलाता है। आपको बस इसी प्रकार से मेंशन कर देना है और परिभाषित कर देना है मानव भूगोल को। आप इसके सामान्य अर्थों को भी लिख सकते हैं, या फिर आप अगर इनको कोट करके मानव भूगोल को परिभाषित कर रहे हैं तो इसका ज्यादा इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ेगा और आपको 2 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा सा भी देने में हिचकिचाएगा नहीं। एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे आपको उसका इंग्लिश मीडियम में दिखाई दे रहा है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए, या शायद क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए, या इसी में 4 उप क्षेत्रों को मेंशन कर सकता है। 4 उप क्षेत्रों को भी यहां पर क्या कर सकता है, मेंशन कर सकता है कि मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। 2 ही नहीं, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, तो आपको मानव भूगोल के जितने सारे उप क्षेत्र हैं वो याद होने चाहिए। या मानव भूगोल के कभी कभी किसी क्वेश्चन में प्रमुख क्षेत्रों के बारे में भी पूछ देता है, तो मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में भी आपको ज्ञात होना चाहिए और याद होना चाहिए। जैसे यहां पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब इसमें मानव भूगोल के जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं उनमें एक आर्थिक भूगोल भी होता है, तो उस आर्थिक भूगोल का प्रमुख क्षेत्र के बारे में भी पूछ सकता है कि आर्थिक भूगोल के
प्रमुख दो उपक्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। आर्थिक भूगोल के प्रमुख दो उपक्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। तो आपको यहां पर ये सब याद रखना है। जैसे इनके अगर उपक्षेत्रों की बात करें तो यहां पर हमने इसको मेंशन किया हुआ है, यहां पर हमने मेंशन किया हुआ है। यहां पर तो ये इंग्लिश में ही क्या हो गया है कि मेंशन हो गया, और इसका जो हिंदी वाला है वो लग रहा है कि यहां से हट गया है, तो उससे घबराना नहीं है। हम इसको क्या कर देंगे, पीपीटी में जो एक व्हाट्सएप चैनल बनाए हुए हैं उस पर अगर ये सारा जो पीडीएफ हम जो पढ़ा रहे होते हैं वो अगर पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और आप उसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके आप उसका पीडीएफ ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताना है और पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे व्यवहार यानी बिहेवियरल ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं, व्यवहारिक भूगोल के बारे में बता सकते हैं, आप यहाँ पे सामाजिक भूगोल को बता सकते हैं, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सांस्कृतिक भूगोल को मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे सैन्य भूगोल को मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे संसाधन भूगोल को मेंशन कर सकते हैं। इस प्रकार से करते हुए आप मानव भूगोल के उपक्षेत्रों की व्याख्या कर सकते हैं। और इसी में से अगर पूछ दे कि आर्थिक भूगोल की बताइए तो आर्थिक भूगोल में आप सैन्य भूगोल और संसाधन भूगोल को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसे अगर निश्चयवाद की हम बात करें तो जब मनुष्य अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुसार ढाला हुआ है, यानी जब मनुष्य प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाला हुआ है तो उसे हम निश्चयवाद की संकल्पना कहते हैं। यानी जब मानव का प्रकृतिकरण हो रहा है तो उसे हम निश्चयवाद की संकल्पना कहते हैं, और जब मानव प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल रहा होता है तो उसे संभववाद की हम अवधारणा क्या कहते हैं, निश्चयवाद या नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद आप उसको कह सकते हैं। यानी निश्चयवाद को अलग अलग नामों से भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है कि निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, नियतिवाद से आप क्या समझते हैं। अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि जब मानव अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाला हुआ है और अपने आप से भी ज्यादा प्रकृति को अगर महत्व दे रहा है तो वही हमारा निश्चयवाद की संकल्पना कही जाती है। जैसे निश्चयवाद के अगर प्रतिपादकों की बात कर लें तो यहाँ पे हम वोल्टर की या रिटर रेटजेल हो गए, या जो कुमारी एलएनसी सैंपल यानी एलएनसी सैंपल हैं, ये भी पर्यावरणीय निश्चयवाद को क्या करती हैं, तवज्जो देती हैं, और उन्हीं को ये क्या करती हैं, व्याख्या करती हैं, और उन्हीं के संबंधों का अध्ययन की भी ये व्याख्या करती हैं। और अगर बात करें हम लुसियन फैब्रे तो इनको हम लोग मानते हैं, या डी ब्लास, अगर इनकी भी अगर हम बात करें तो ये मेंशन करते हैं संभववाद की अवधारणा को। ये किसको देते हैं, संभववाद की अवधारणा को जन्म देते हैं। यानी ये बताते हैं कि मानव नए प्रौद्योगिकी के साथ में विकास कर रहा है और प्रकृति ये आदेश देती है मानव को कि वो उसका इस्तेमाल अपने अनुरूप कर सकता है। यही संभववाद की अवधारणा में कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर लें इसके आंसर को, यहाँ पर हम बात करें कि हमने क्या मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूगोल में मानव और प्रकृति के संबंधों को भूगोलवेताओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। जैसे निश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादक हैं हम वोल्टर, रिटर, रेटजेल और कुमारी सैंपल। यानी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि किसने निश्चयवाद के विचारधारा को दिया हुआ है, प्रतिपादन किसने किया हुआ है, यहाँ पर यह भी मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि निश्चयवादी विचारधारा या पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद की जो विचारधारा ये इसका प्रतिपादन किसने किया हुआ है, आपको ये याद रखना है। तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहां पर ये जो है ये प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और मनुष्य को प्रकृति के आदेशों के अनुरूप अपने आप को ढालना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। यानी मानव का प्रकृतिकरण, इसको मानव का प्रकृतिकरण होना चाहिए, ये ऐसा मानते हैं। अगर यहां पर बात करें संभववाद की विचारधारा की अगर बात करें तो इसके जो प्रतिपादक हैं लुसियन फैब्रे या डी ब्लास इत्यादि हैं, और इनका मानना है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, और प्रकृति का मानवीकरण किया जा सकता है और मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार
प्रकृति का उपयोग करता है तो ये विचारधारा हमारी संभववाद की विचारधारा के रूप में जानी जाती है। तो यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संभववाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मानवीय घटक से, प्राकृतिक घटक से, इन दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो संभववाद की विचारधारा है वो मानवीय घटक और प्राकृतिक घटक इन दोनों से संबंधित होती है। वही अगर हम निश्चयवाद की विचारधारा की बात करें कि ये किस घटक से संबंधित है, मानवीय घटक से संबंधित है या प्राकृतिक घटक से संबंधित है, तो इसको हम प्राकृतिक घटक को क्या करेंगे, यहां पर प्रकृति को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और यहां पर प्रकृति और मानव दोनों को यहां पर क्या किया गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसको ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस आंसर का ऐसे हम जवाब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का ऐसे हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं। आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो इसके मॉडल आंसर को क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। एज इट इज यहां पर हमारा नेक्स्ट पेज पे उसी को हमने यहां पर इंग्लिश में भी क्या किया, इस मॉडल आंसर को दिखाया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बन सकता है हमारा। हमने देखा मानव का प्रकृतिकरण और यहां पर फिर पूछा जा सकता है प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं। यानी जब हम यानी मानव, जब मनुष्य प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल ले रहा है, जब मनुष्य प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल ले रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, बन सकता है। इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब यहां पर अब तक जितने हम क्वेश्चन बताए हैं वो आपको आई होप कि अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब जितने सारे हम आपको वीडियोज में ये पीडीएफ या पीपीटी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो इसका व्हाट्सएप चैनल पे हमने इसको बहुत अच्छे प्रकार से अपलोड किया है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो आप व्हाट्सएप चैनल को मेरे ज्वाइन करके ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ उसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है या किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे।